हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। एंड अगर आप नए हैं यहाँ पे तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फाउंडेशन क्लासेस रज़ा अहमद, तो आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और सारा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बात करेंगे और हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ब्लॉक प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे पूछा जाता है, ठीक है। और मैं जैसा कि अपने हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ और इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ आपको कि स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में हम स्कूल लेवल एग्ज़ाम्स के लिए फ़ोकस करेंगे अपना टॉपिक। उसके बाद जैसे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ेगा तो धीरे धीरे हम एंड में, लास्ट में हम कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहेंगे, शुरू से लेकर एंड तक पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन शुरू करने से पहले आप ये समझ लो कि ये एक ऐसा लॉ है फिज़िक्स में जो बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करके चलते हैं। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं रहता है बच्चों का न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। और बहुत सारे मैंने देखा है स्कूल के बच्चों को, मैंने देखा है ट्यूशन के बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है। इनफैक्ट अगर बच्चों से पूछा जाए कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है तो बच्चे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कहते हैं, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसको बच्चे समझते नहीं है। द रीज़न इज़ कि ये जो स्टेटमेंट है ना, दिस इज स्टक टू योर माइंड। आप ये समझ चुके हो कि एक्शन रिएक्शन पेयर जैसा कुछ होता है और यही न्यूटन का थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है और किस तरह से ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड, ये लॉ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करके रखा है स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी। तो इसमें सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड क्या है क्या नहीं है ये सब हम समझेंगे। और बहुत ज़्यादा इस लॉ को हम यूज़ करेंगे जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर लेंगे, तो हम इस लॉ को मिला करके बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले। आज जितने न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे वो हम करेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस वीडियो के बाद जो वीडियो आने वाला है, जब वो हम कर लेंगे तो इस टॉपिक को, आज का लेक्चर और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन, इन दोनों को मिलाकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, अगर वो बच्चा अपने स्कूल में, अपने ट्यूशन में किसी से पढ़ चुका है तो वो बच्चा हमेशा ये स्टेटमेंट ज़रूर बोलेगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल and opposite reaction. Now न्यूटन का जो ये स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसे समझते हैं। देखो, एक्चुअल जो स्टेटमेंट है, न्यूटन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक्चुअल स्टेटमेंट ये नहीं है। बोला जाए तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है ये, कंप्लीट ये स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज़ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। इसके बाद भी न्यूटन ने कुछ कहा था जिसे हम जनरली इग्नोर करके चलते हैं। इसके बाद क्या क्या है मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा, पॉइंट वाइज याद करना। इसे आप स्टेटमेंट 1 मान लो, ठीक है। इसके बाद दिस एक्शन एंड रिएक्शन, दिस एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज occurs in pair, ठीक है। नेक्स्ट, एक्शन एंड रिएक्शन acts on two या different bodies, acts on different bodies. आफ्टर दिस वी हैव, ये जो एक्शन और रिएक्शन है ना, ये फोर्सेज है, ठीक है, हमेशा पेयर में ऑकर होगा। जैसे ये एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों फोर्स है, तो इसके प्लेस पे हम ये भी लिख सकते हैं दैट फोर्सेज ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। और ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है, दिस शुड बी ऑफ सेम नेचर, एक्शन
and reaction, action and reaction should be of same nature, सेम नेचर। बच्चों ये है इंटायर न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये बोल दो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अब बहुत लोग इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ यही है, बल्कि जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर सच में फिज़िक्स पढ़ रहे हो और अगर आप सच में कुछ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो फिज़िक्स में और ये सब्जेक्ट लेकर, और आप सच में अगर न्यूटन का एक्चुअल स्टेटमेंट देखोगे तो वहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है ये सारी बातें, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं फिर से एक बार यहाँ पर रिवाइज करा दूँ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये पहली बात है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि दिस एक्शन एंड रिएक्शन forces, या फिर हम बोल सकते हैं दिस एक्शन रिएक्शन acts on two different bodies, they always occur in pair, that means forces always occur in pair, and this action and reaction should be of same nature, अलग अलग नेचर का फोर्स नहीं होगा। ज़रा ये समझते हैं ये न्यूटन का थर्ड लॉ डिटेल में। सपोज देयर इज अ ब्लॉक ओवर दिस सरफेस, ये सरफेस है, एंड देयर इज अ ब्लॉक ओवर दिस सरफेस ऑफ मास m, मैं आपसे पूछूं कि इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप बताओगे सबसे पहले मुझे कि इस ब्लॉक का वेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ mg, ठीक है। दूसरा फोर्स लग रहा है ये सरफेस ब्लॉक के ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा है ना। अब यहाँ से अगर हम देखें इस ब्लॉक का अगर हम FBD बनाएं, तो FBD बनाने का तरीका ये है कि किसी भी ब्लॉक का किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका तुम FBD बना रहे हो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करो, नीचे की तरफ ये फोर्स दिखाओ, इस ब्लॉक के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वो दिखाओ mg, और ऊपर की तरफ ये है नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, देखो ये फोर्स और ये फोर्स, ये ऑब्जेक्ट तो अभी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो हम इक्वेशन लिखते थे n इज इक्वल टू mg। अब ज़रा देखो यहाँ पे, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब द फोर्सेस शुड बी इक्वल, फोर्सेस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। क्या अपोजिट है? बिल्कुल अपोजिट है। तो क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है? मेरी बात ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो, ठीक है। क्या ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर है? आंसर करो। क्या ये दोनों फोर्सेस, एक फोर्स ऊपर है एक फोर्स नीचे है, दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है डायरेक्शन में, जैसा कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन, यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है, एक्शन एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है। तो क्या ये है एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये चीज़ बहुत कन्फ्यूज करता है। अब देखो समझो, ये मैंने क्यों बोला कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बना रहा है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन पेयर। ये भी स्टेटमेंट पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि पेयर में तो है, ठीक है, पेयर में है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर तो होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आगे पढ़ो, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। यहाँ पे देखो, इस स्टेटमेंट को पढ़ो और इस स्टेटमेंट को पढ़ो, आपका क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। क्या ये और ये दोनों फोर्स, क्या ये दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। नॉर्मल रिएक्शन भी इसी बॉडी पे लग रहा है, mg भी इसी बॉडी पे लग रहा है। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं। अब समझ आया क्यों ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है? इसीलिए मैंने कहा कि इसको डिटेल में समझते हैं, डेप्थ में समझते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन शुड बी ऑफ सेम नेचर, या नेचर सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये वेट है mg, तो अगर ये एक्शन है तो इसका जो पेयर होगा वो भी mg इसी नेचर का होगा। मतलब अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये एक्शन फोर्स है तो इसका रिएक्शन फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। नॉर्मल रिएक्शन का पेयर बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पेयर बनाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। टेंशन फोर्स का पेयर बनाएगा टेंशन फोर्स, सेम नेचर का होना चाहिए। टेंशन है तो उसका पेयर भी टेंशन बनाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसका पेयर बनाएगा, नॉर्मल रिएक्शन है तो नॉर्मल रिएक्शन ही उसका पेयर बनाएगा। ये पेयर नहीं है, दिस इज नॉट द पेयर। ये अलग अलग फोर्सेज हैं, ठीक है, एक ही बॉडी पे लग रहा है। तो ये बिल्कुल भी न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल नहीं है। तो कैसे होगा? मैंने लिखा था जितने भी फोर्सेज होते हैं ऑलवेज अकर्स इन पेयर, फोर्सेज ऑलवेज अकर्स इन पेयर, दैट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन, ये फोर्सेज की बात हो रही है। फोर्सेज हमेशा पेयर्स में ऑकर होंगे, बिना पेयर के कोई फोर्स होगा नहीं। तो ज़रा देख लेते हैं। तो बताओ कि इन दोनों फोर्सेज जब ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन नहीं रहा है तो इस फोर्स का रिएक्शन पेयर कहाँ है? नॉर्मल रिएक्शन का इस फोर्स का एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ है? तो देखो
इसका कहाँ है रिएक्शन पेयर, ये अब समझाते हैं। ज़रा ये बताओ कि ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ऊपर की तरफ? बिल्कुल। क्या ब्लॉक भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा नीचे की तरफ? यस, ये रहा ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ। अब देखो, क्या ये दोनों सेम नेचर का फोर्स है? ये भी नॉर्मल रिएक्शन, ये भी नॉर्मल रिएक्शन, सेम नेचर का फोर्स है। क्या ये दोनों फोर्सेस दो अलग अलग बॉडीज़ पे लग रहा है? ध्यान से देखो, ये सरफेस मास m पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा है, ये ब्लॉक सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगा रहा है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन एक ब्लॉक इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के ऊपर लग रहा है। तो दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। यहाँ समझ आ गया? तो इस नॉर्मल रिएक्शन का पेयर ये नॉर्मल रिएक्शन है। इफ दिस इज एक्शन, दिस वन इज रिएक्शन। इफ दिस इज एक्शन, दिस वन इज रिएक्शन। समझ आ गया? एक्शन एंड रिएक्शन शुड बी ऑफ सेम नेचर। अब दोनों सेम नेचर का है। देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन है तो ये भी नॉर्मल रिएक्शन है। तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन का पेयर तो हमें मिल गया। बात आई ये mg, अगर फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो इस mg का ज़रा पेयर निकाल कर दिखाइए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो सरफेस है, ये जो ब्लॉक है, ये किसी सरफेस पे कहाँ पर रखा हुआ होगा? अर्थ के ऊपर ही रखा हुआ होगा ना। मान लेते हैं ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। ये सरफेस, ये ब्लॉक कहीं सरफेस पे अर्थ पे ही रखा हुआ होगा। मान लो अर्थ के ऊपर टेबल है, टेबल के ऊपर ये ब्लॉक रखा है। तो जिस फोर्स के साथ ये ब्लॉक, ये अर्थ इस ब्लॉक m को नीचे की तरफ और अपनी तरफ खींच रहा है, उसी फोर्स के साथ क्या ये ब्लॉक इस अर्थ को भी अपनी तरफ खींचेगा? तो ये रहा mg, सेम फोर्स के साथ ये ब्लॉक भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो, एक फोर्स लग रहा है ब्लॉक m पे और दूसरा फोर्स लग रहा है अर्थ पे। तो दो डिफरेंट अलग अलग बॉडीज़ पे ये फोर्स लग रही है। और दूसरी बात ये कि दोनों सेम नेचर का फोर्स है। ये अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसका जो पेयर है वो ये बना रहा है। तो ये हुआ एक्शन और ये हुआ रिएक्शन। अब देखो, अगर मैं दूसरी तरह से एग्जाम्पल लेकर समझाऊँ कि ये हम एक्शन और रिएक्शन पेयर क्यों नहीं कह रहे हैं, तो सपोज़ ये ब्लॉक सरफेस पे नहीं है, सरफेस से थोड़ा ऊपर है। अब हम इस ब्लॉक को उठा करके किसी स्ट्रिंग से ऊपर बांध देते हैं। देखो, ये सरफेस था हमारा, दिस वाज द सरफेस। इस सरफेस के ऊपर हम इस ब्लॉक को किसी स्ट्रिंग से बांध दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने बांध दिया ये मास m। अब बताओ, अब इस सरफेस पे क्या अब इस ब्लॉक पे कोई नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg और ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स T। तो अब देखो, अगर ये पेयर में ऑकर होता, अगर ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर होता तो mg के साथ नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कांटेक्ट टूट गया ना, कांटेक्ट टूट गया और वो उसका रिएक्शन पेयर था ही नहीं। तो देखो, क्या mg, क्या ब्लॉक को ऊपर उठाने से इस mg का पेयर जो अर्थ लगा रहा था वो हट जाएगा? नहीं हटेगा। अभी भी अर्थ ये ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगा और ये ब्लॉक अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा विद द फोर्स mg। ठीक है, तो इस mg का तो रिएक्शन पेयर हमें दिख रहा है ना। इस टेंशन का रिएक्शन फोर्स कहाँ पे है? इस टेंशन का रिएक्शन फोर्स देखो, टेंशन यहाँ पे भी तो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम देखें ये यहाँ पे कितना टेंशन होगा, तो मान लो कि इस सरफेस पे कितना टेंशन होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रहा आपका टेंशन, ये भी टेंशन। एक्शन रिएक्शन सेम नेचर का। एक टेंशन इस ब्लॉक पे लग रहा है, दूसरा टेंशन इस सरफेस पे लग रहा है, दो अलग अलग बॉडीज़ पे लग रहा है ये फोर्स। तो ये हुआ एक्शन और रिएक्शन पेयर। नाउ आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छे से समझ आ गया तो बताओ, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, दोनों अलग अलग बॉडीज़ पे लगेगा और दोनों एक्शन रिएक्शन सेम नेचर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल रिएक्शन है तो इसका पेयर ये बनाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर का। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे इस तरह है, ये रहा सरफेस। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है मास m का। इस ब्लॉक पे इस तरफ से कुछ फोर्स लगा F। ठीक है, मतलब कि मान लो ये दीवार है, ये वॉल है। हम इस ब्लॉक को इस तरफ से पुश करके, इस तरफ से पुश करके दीवार पे ज़ोर से पुश करके इस तरह से रुके हुए। तो जो फोर्स लगा रहे हैं हम, ये जो फोर्स लगा रहे हैं, रिएक्शन कौन प्रोड्यूस करेगा? क्या वॉल भी इसकी तरफ फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। हम जब फोर्स लगा रहे हैं, इस ब्लॉक पे लगा रहे हैं और पलट करके ये वॉल या फिर ये ब्लॉक वापस से एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा हमारी तरफ।
ठीक है, एक रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो ये हो गया F और ये हो गया F डैश, ये हो गया एक्शन, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस ये पलट करके उतना ही फोर्स हमारे तरफ लगाता है। दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन, देखो दोनों सेम नेचर का है, तो हम ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस ऑफ F डैश, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ F डैश, फोर्स, ठीक है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा, पलट करके उतना ही फोर्स ये लगाएगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। ये चीज़ याद रखना है आपको कि F12 फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट, और साथ में नेगेटिव, दोनों सेम नेचर का फोर्स होगा और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा और साथ में साथ इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर ये फोर्स है फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट, इस तरह से समझो, तो अपोजिट जो फोर्स होगा वो इस तरह का फोर्स होगा, दोनों फोर्स अपोजिट होंगे। F21 अगर ये फोर्स है 5 न्यूटन का, तो ये फोर्स भी 5 न्यूटन का ही होगा, बट अपोजिट होगा डायरेक्शन में। जैसे एक्शन और रिएक्शन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। चलो एक्शन और रिएक्शन से समझ लो। ये ब्लॉक मास m, ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा नीचे की तरफ, ये लगा, ठीक है। ये ब्लॉक सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ, मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन है 5 न्यूटन का, तो ये सरफेस भी इस ब्लॉक के ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन n, कितना 5 न्यूटन का, सेम उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होता है, इसीलिए ये और ये कैंसिल हो जाता है अगर इक्विलिब्रियम में है तो। अब देखो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन देखो, दोनों फोर्स का डायरेक्शन देख रहे हो आप, दोनों फोर्स अपोजिट है डायरेक्शन में। ये नॉर्मल रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन, n इज इक्वल टू माइनस ऑफ n हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट है। अपोजिट मतलब नेगेटिव साइन लगाते हैं हम अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में पहले वाले का, अगर ये पॉजिटिव ले रहे हो तो इसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव लेना पड़ेगा। खैर ये सब आप क्वेश्चन बनाते बनाते समझ जाओगे, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन इसमें आता है देखो। इसमें एक केस तो रॉकेट प्रोपल्शन का गिवन होता है, हमेशा इसको लेकर के समझाया जाता है कि सपोज दिस इज़ अ रॉकेट, ठीक है। ये रॉकेट जब ऊपर जाता है तो जो गैसेस यहाँ से निकलता है रॉकेट के नीचे से, यहाँ से जो गैस एग्जॉस्ट होता है, ये गैस कुछ फोर्स लगाता है ज़मीन में, ग्राउंड पे, ठीक है। और ये ग्राउंड भी पलट करके एक रिएक्शन फोर्स लगाता है रॉकेट पे, तब ये रॉकेट ऊपर जाता है। दिस इज रॉकेट प्रोपल्शन। देखो रॉकेट फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पे, है ना, और ग्राउंड पलट करके फोर्स किस पे लगा रहा है, रॉकेट पे लगा रहा है। ये फोर्स ग्राउंड पे लग रहा है और ये फोर्स रॉकेट पे लग रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर है? चेक कर लेंगे। देखो एक्शन भी उसी नेचर का, रिएक्शन भी उसी नेचर का, एक लग रहा है ग्राउंड पे, दूसरा लग रहा है रॉकेट पे, दोनों अलग अलग बॉडीज़ पे लग रहा है, तो हम कह सकते हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर का है। एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, एक बलून लो, उसे फुलाओ और बलून को इस तरह पकड़ो और उसे छोड़ो, देखना बलून सीधा ऊपर जाएगा। क्यों? जो भी गैसेस होता है बलून के अंदर वो बहुत ही प्रेशर के साथ नीचे जाता है। जब नीचे जाता है सरफेस को वो हिट करता है, या फिर नीचे जो एयर है हमारे यहाँ पे जो एयर है वहाँ पे हिट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है एयर पे, और वो एयर वापस से बलून पे फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसके कारण वो ऊपर चला जाता है। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अब इसमें और क्या क्या एग्जाम्पल्स, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एक क्वेश्चन तो इस तरह का आता है, TMH बुक में अगर आप TMH सॉल्व करते हो तो उसमें एक क्वेश्चन है स्प्रिंग बैलेंस का। जैसे कि ये एक क्वेश्चन, ये हुक है स्प्रिंग बैलेंस का, और ये स्प्रिंग बैलेंस किसी दूसरे स्प्रिंग बैलेंस से इस तरह से अटैच्ड है। और ये अटैच्ड है कहीं पे, ये है A और ये है B। A के ऊपर जब रीडिंग देखा गया, यहाँ पे एक रीडिंग होता है, ये रीडिंग दिखा जाता है, इसको पकड़कर इधर खींचा गया फोर्स के साथ, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन का फोर्स लगा करके इसे खींचा गया, और देखा गया इसके ऊपर जो रीडिंग आया वो 5 न्यूटन का रीडिंग आया, 5 न्यूटन फोर्स इसके अंदर है। तो आपको बताना है कि इसके ऊपर क्या रीडिंग आएगा, ये आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कैसे बताएंगे? जितना फोर्स के साथ तुम इसे खींचोगे वापस वो उतना फोर्स के साथ इधर खींचेगा, ये है एक्शन और ये है रिएक्शन, ठीक है। ये उसी फोर्स के साथ इधर खींचेगा, तो ये जब खींचेगा तो कितना फोर्स लगाएगा, ये भी सेम लगाएगा फोर्स ना, क्योंकि रिएक्शन फोर्स क्या होता है, वापस से इधर लगेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। तुम इसे खींच रहे हो, पलट कर इस पर फोर्स लगाएगा तो सेम फोर्स लगाएगा ये। दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन, तो इसका भी रीडिंग हो जाएगा
5 न्यूटन। इसके ऊपर रीडिंग है 5 न्यूटन, तो इसके ऊपर भी रीडिंग होगा 5 न्यूटन। अब इसमें और भी बहुत सारा केसेस बनता है, जैसे एक क्वेश्चन आता है मंकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लाइक देखो, समझो क्वेश्चन को, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग किसी सरफेस से लटक रहा है इस तरह से, और इस स्ट्रिंग के ऊपर कोई बंदर है, मंकी है, ये इस स्ट्रिंग को किसी फोर्स के साथ नीचे खींचता है। ये स्ट्रिंग को फोर्स के साथ नीचे खींच रहा है, तो स्ट्रिंग भी इसे, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो रिएक्शन फोर्स होगा, ये खींच रहा है, ये एक्शन हुआ, और स्ट्रिंग भी उसी फोर्स के साथ इस मंकी को ऊपर खींचेगा। ठीक है, ये जो नीचे वाला जो फोर्स है, दिस इज एक्शन, दिस इज एक्शन, और जो स्प्रिंग इसको जिस फोर्स के साथ खींच रहा है ऊपर की तरफ, दिस इज रिएक्शन। अब देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं। 2 क्वेश्चन है एक्चुअली, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सेम कहानी, ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक बंदर लटका हुआ है स्ट्रिंग पे। ठीक है, इस बंदर का मास गिवन है हमें। ठीक है, लेट मी चेक द डेटा। यस, इस बंदर का मास गिवन है हमें, मास ऑफ द बंदर इज़ 10 kg, और ये इसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर कुछ फोर्स लगाता है। ठीक है, जो फोर्स ये लगा रहा है दैट इज़, अच्छा फोर्स गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन गिवन है। ये बंदर किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाता है, किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाता है। एक्सेलरेशन इज़ गिवन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको बताना है कि ये स्ट्रिंग किस फोर्स के साथ बंदर को ऊपर खींचेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, समझ लो पहले क्वेश्चन को फिर से। ये पूरा सिचुएशन समझ गया। मास इज गिवन 10 kg, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बंदर स्ट्रिंग को खींचता हुआ ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, मतलब कि ये फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग के ऊपर। तो क्योंकि ये फोर्स इधर लगा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में लगा रहा है, तो स्प्रिंग उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। वो स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींच रहा है स्ट्रिंग को, और ये स्ट्रिंग बंदर को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो ये ऊपर चढ़ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए जो गिवन है हमें। आपको बताना है कि इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन है या फिर क्या फोर्स है। फोर्स मतलब टेंशन है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपको ये बताना है। चलो देखो किस तरह करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो, सबसे पहले हम इस बंदर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, FBD। तो ये रहा मेरा बंदर, इसका मास है 10 kg। ठीक है, नीचे की तरफ इसका वेट क्या होगा, 10 g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऊपर की तरफ ये टेंशन लगेगा, बंदर उसको खींच रहा है नीचे की तरफ, तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, स्ट्रिंग इसे ऊपर की तरफ खींचेगी, तो टेंशन ऊपर। और कुछ गिवन है? नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है। इसका एक्सेलरेशन देखो ज़रा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, मतलब ये कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। एफ नेट जो बताया गया था आपको फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ज़रा देखो, एफ नेट एक्सेलरेशन ऊपर है, मतलब टी माइनस 10g। ठीक है, जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर का फोर्स हम पॉजिटिव लेते हैं, तो t हो गया पॉजिटिव, और नीचे का फोर्स हम माइनस कर देंगे। इज इक्वल टू मास ऑफ द बंदर इज 10 एंड एक्सेलरेशन इज 3। तो आपको मिल गया आंसर। देखो, t माइनस 10 इंटू 10 इज 100 इज इक्वल टू 30। तो मतलब टेंशन फोर्स आ गया 130 न्यूटन। मतलब स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, 130 न्यूटन का टेंशन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा स्ट्रिंग। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें होता है, अगर इस स्ट्रिंग का ब्रेकिंग फोर्स, सपोज इस स्ट्रिंग का ब्रेकिंग फोर्स, इफ द ब्रेकिंग फोर्स, इफ द ब्रेकिंग फोर्स of the string is 150 Newton, if the breaking force of the string is 150 Newton, breaking force का मतलब होता है कि स्ट्रिंग इससे ज़्यादा फोर्स बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, स्ट्रिंग टूट जाएगा अगर उसे इससे ज़्यादा फोर्स दे दिया जाए। अगर क्वेश्चन में ये होता है कि ब्रेकिंग फोर्स स्ट्रिंग का 150 न्यूटन है, तो आप ये बताओ कि बंदर जब इस स्ट्रिंग के ऊपर चढ़ेगा, इस रस्सी के ऊपर चढ़ेगा, तो वो रस्सी टूटेगा या नहीं टूटेगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, अगर टेंशन 130 न्यूटन बन रहा है तो ये रस्सी नहीं टूटेगा क्योंकि इस फोर्स से कम है। अगर ये 150 से बढ़ता तो ये रस्सी टूट जाता। अगर फोर्स इस रस्सी के ऊपर 150 से ज़्यादा डाल दोगे तो वो टूट जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखो,
बंदर वाला क्वेश्चन ही लेते हैं। ये सरफेस, ये कोई रस्सी लटका हुआ और ये मेरा बंदर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मास ऑफ द बंदर इज़ 40 kg, मास ऑफ द बंदर इज़ 40 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ ब्रेकिंग फोर्स भी अभी गिवन है, ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू 800 न्यूटन, ब्रेकिंग फोर्स इज 800 न्यूटन। क्वेश्चन पूछ रहा है टू सेफली क्लाइंब द रोप व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी, टू सेफली climb the rope what should be the acceleration of the बंदर। चलो बना सकते हो, देखो थोड़ा बहुत मैं हिंट दे देता हूँ, आप ट्राई करना अपने से, खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मास ऑफ द बंदर इज गिवन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन, ब्रेकिंग फोर्स गिवन है। एक्चुअली में ये ब्रेकिंग फोर्स है क्या? ब्रेकिंग फोर्स मतलब जो मैक्सिमम टेंशन इस स्ट्रिंग के ऊपर बन सकता है वो गिवन है, ठीक है। अब बंदर ऊपर जाना चाह रहा है, मतलब बंदर रस्सी को नीचे तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, नीचे की तरफ खींच रहा होगा, तो ये स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा होगा, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा होगा। इतना सारा सिस्टम है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, आपको निकाल कर दिखाओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन बंदर का क्या होना चाहिए कि वो सेफली ऊपर पहुंच जाए, यहाँ तक वो सेफली पहुंच जाए विदाउट ब्रेकिंग, ये स्ट्रिंग भी ना टूटे और यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए। चलो ब्रेकिंग फोर्स 800 न्यूटन गिवन है। चलो करें, ओके। देखो हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले इस बंदर का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। FBD, ये रहा मेरा छोटा सा बंदर, इसका मास है 40 kg, ठीक है। नीचे की तरफ बताओ इसका वेट लग रहा है 40 g, नीचे की तरफ वेट 40 g, ऊपर में स्ट्रिंग के ऊपर कुछ टेंशन होगा T। अच्छा एक्सेलरेशन किधर हो रहा है बंदर का? ऊपर, क्योंकि वो ऊपर जाना चाहता है, एक्सेलरेशन A। अब इसको लेकर के इक्वेशन बनाएंगे। एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो T माइनस 4g इज इक्वल टू ma। देखो एफ नेट, ये एफ नेट का फॉर्मूला है, एफ नेट इज इक्वल टू ma। नाउ टेंशन हमें गिवन है, मैक्सिमम टेंशन कितना होना चाहिए? 800 न्यूटन। इससे ज़्यादा होगा तो रस्सी टूट जाएगा, बंदर गिर जाएगा। तो ये हो जाएगा 800 माइनस 4 इंटू 10 इज 40 इज इक्वल टू मास ऑफ द बंदर इज गिवन 40, और एक्सेलरेशन तो हमें निकालना है 40, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए वो हमें निकालना है। मैक्सिमम टेंशन हम डाल देंगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 800 माइनस 40, तो ये बन जाएगा 760 इज इक्वल टू 40a। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 76 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू a। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लेना, डेटा वगैरह देख लेना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। T माइनस 40g, 800 न्यूटन इधर हो गया। अच्छा सॉरी 40g है ना, 4g मैंने यहाँ पे कर दिया, सॉरी, दिस विल बी 40g, दिस शुड बी 40g। 40g मतलब ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400। जस्ट अ सेकेंड, गड़बड़ होता रहता है। 800 माइनस 400, तो ये हमें मिल जाएगा वैल्यू 400 इज इक्वल टू 40a। ये 0 से 0 कट गया, 4 10 टाइम्स में कट जाएगा, a का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा a का वैल्यू। मतलब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन बंदर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन a मैक्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन शुड बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस एक्सेलरेशन के साथ ये बंदर ऊपर चढ़ता है तो ये विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ये सेफली यहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन इससे बढ़ा तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगा, और टूटेगा तो ऊपर पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस के बाद, मंकी प्रॉब्लम्स के बाद कुछ और क्वेश्चंस आता है जो वेइंग मशीन्स और लिफ्ट वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो मिटाते हैं इसे और वेइंग मशीन और लिफ्ट का कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हम वेट मेज़र करते हैं खुद का अपना या किसी भी चीज़ का जो वेट मेज़र करते हैं,
वो एक्चुअली में वेट नहीं होता, वो एक्चुअली में नॉर्मल रिएक्शन होता है जो बॉडी के ऊपर लग रहा होता है। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। देखो वेट क्या है, वेट तो फोर्स लग रहा है ना बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है जो अर्थ के सेंटर के तरफ लग रहा है। सपोज ये है वेइंग मशीन मेरा, ठीक है, ये वेइंग मशीन है, हमें अपना वेट मेज़र करना है, तो हम इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या, अगर इसका एफबीडी बनाकर देखा जाए तो इस बॉडी का तो वेट लग, मान लो इसका मास m है, तो mg तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। कितना रिएक्शन ऑफर कर रहा है ये प्लेटफॉर्म, ये जो सरफेस है इस बॉडी को कुछ रिएक्शन ऑफर कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ, और बदले में ये बॉडी भी इस सरफेस के ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा कि नहीं। यस, तो ये जो वेट है, जो हम वेट मेज़र करते हैं, वो एक्चुअल में ये नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। हम क्यों बोलते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली में दिखाई नहीं देता हमें, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। हम कहते हैं कि जो वेट हम मेज़र कर रहे हैं, दैट वेट वो एक्चुअली में है क्या, वो नॉर्मल रिएक्शन है। कभी मत बोलना कि वेट जो हम मेजर कर रहे हैं वो ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है, कभी नहीं। दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन दैट इज ऑफर्ड बाय द सरफेस, दैट इज ऑफर्ड बाय द सरफेस। तो क्यों हम इसे वेट के साथ कंफ्यूज करते हैं। देखो, अगर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट का, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस ऑफर कर रहा है इसे n। नाउ क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर होता है, खड़े रहोगे तुम तो रेस्ट पर ही होगे ना, तो इसका हम जब इक्वेशन बनाते हैं n इज इक्वल टू mg, ये जो वैल्यू है, हमें लगता है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये वेट है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा वेट इतना है। मान लो नॉर्मल रिएक्शन 5 kg आ रहा है या फिर 5 kg वेट आ रहा है, तो हम क्या समझते हैं कि वो हमारा mg आ रहा है, क्योंकि ये तो इसके बराबर है। जो नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे वो ये नॉर्मल रिएक्शन है, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन हम यहाँ पे एफबीटी पे क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा है, इस सरफेस के ऊपर लग रहा है। कौन लगा रहा है, तुम खड़े हो, तुम लगा रहे हो ना सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, तो वो नॉर्मल रिएक्शन है जो हिट कर रहा है वहाँ वेइंग मशीन में, तब जाकर उसका रीडिंग कुछ आ रहा है। तो हम उसको अक्सर कंफ्यूज करते हैं वेट के साथ। तो वेइंग मशीन में जो रीडिंग आपको दिखाता है वो रीडिंग नॉर्मल रिएक्शन का रीडिंग होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है कि जो तुम्हारा वेट है, जो वेट दिखाई पड़ रहा है तुम्हें वेइंग मशीन के अंदर, तो वो वेट क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, या फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या फिर क्या है, फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, तो आपका आंसर होगा वो है नॉर्मल रिएक्शन। समझ गए इस बात को, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन था टीएमएच जब सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन है इस तरह का कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कस करना। आइए अब लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट पे हम जाते हैं, लिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है, आइए देख लेते हैं। इसमें बहुत सारा केस बनता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस तो ये रहेगा, सपोज दिस इज़ अ लिफ्ट, और ये लिफ्ट पहले ऊपर जा रहा है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे तुम हो या फिर कोई ब्लॉक है ऑफ मास m, ठीक है। ये लिफ्ट ऊपर से कहीं से बंधा हुआ है, ये इसका केबल है, लिफ्ट का केबल। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस बॉडी का, ये जो बॉडी है ये कितना वेट महसूस कर पाएगा, ठीक है, इसका वेट क्या होगा, तो इसको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले इस बॉडी का हम किसी एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर जा रहा है, इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे। तो यहाँ देखो, ये है मास m, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऊपर की तरफ बच्चों लगेगा, ऊपर की तरफ ये सरफेस उसको रिएक्शन ऑफर कर रहा होगा। हमें सिर्फ वो फोर्स देखना है जो इस बॉडी के ऊपर लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n, ठीक है, और ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन है a। तो आइए देख लेते हैं, इसका इक्वेशन बनाते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन एफ नेट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। हम ये देख रहे हैं कि ये जो बंदा बैठा हुआ है अंदर लिफ्ट के अंदर, इसे अपना वेट कितना महसूस होगा, और मैंने आपको अभी बताया वेट नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो हमें देखना है इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना महसूस होगा इसे। n इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, मतलब ये जो वेट इसका है एम ए प्लस जी, इसे ऐसा लगेगा कि इसका वेट बढ़ गया है, ठीक है। कितना बड़ा है,
mg क्या था, mg इसका खुद का वेट था जब वो रेस्ट पर है तब, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तब उसको ये एक्स्ट्रा वेट महसूस होगा ma, तो इसका वेट बढ़ जाएगा. ही विल फील दैट ही हैज़ गेन अ लॉट ऑफ वेट, देयर वेट विल बी मोर, वेट विल बी मोर. और यहाँ आपको दिख रहा है इक्वेशन से कितना ज़्यादा होगा, तो ma ज़्यादा हो जाएगा. ये तो वेट mg है ही, mg में क्या ऐड हो जाएगा, ma. क्यों? क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा वेट फील होगा. ठीक है. सेकंड सिचुएशन खुद से करो, जब लिफ्ट नीचे आ रहा है तब क्या होगा, और मैं इसके बाद बताता हूँ आपको. हो गया. चलो नेक्स्ट देखो क्या होगा. आइए समझते हैं. सपोज अब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, ये है सेकेंड केस, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है विथ एन एक्सेलरेशन a. अब हम इस पूरे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस मास m का. ये है मास m. ठीक है. सबसे पहले तो ये नीचे की तरफ एक वेट एक्सपीरियंस करेगा mg. ठीक है. ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगा इस बॉडी के ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन n. ये बॉडी के ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n, और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ हो रहा है. इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है तो ये फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, f इज इक्वल टू ma. अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, mg माइनस ma इज इक्वल टू n, mg माइनस n, सो सॉरी दिस इज n. नाउ इसे हम लिखेंगे n इज इक्वल टू mg माइनस ma. सो n इज इक्वल टू m कॉमन g माइनस a. बताओ क्या इसका वेट, ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है, ये ज़्यादा वेट फील करेगा या कम वेट फील करेगा? ऑब्वियसली देखो mg, इसके वेट में कुछ घटाया जा रहा है, मतलब वेट विल बी लेस, वेट विल बी लेस. इसे ऐसा लगेगा जैसे इसका कुछ वेट कम हो चुका है. ठीक है. अगर तुम बहुत ज़्यादा वेट के हो, मान लो 50 kg 60 kg तुम्हारा वेट है, तुम लिफ्ट के ऊपर बैठते हो और लिफ्ट नीचे की तरफ डिसेंड होता है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा वेट कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेट होता है वो माइनस हो जाता है, ma उसमें माइनस हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हमें लगता है जैसे कि वेट हमारा कम हो गया. ठीक है. अच्छा, एक और सिचुएशन देखते हैं. हमारा जो पहला केस था उसमें आया था n इज इक्वल टू mg प्लस ma, ये आया था. ठीक है. ये फर्स्ट सिचुएशन था. सेकेंड सिचुएशन में हमारा इक्वेशन आया है mg माइनस ma. ये सिचुएशन याद भी रखना है आपको, इक्वेशन याद रखना है. ये कब का इक्वेशन है, वेट कब का ये है, ए नॉर्मल रिएक्शन मतलब वेट. ये एक सिचुएशन है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, फर्स्ट सिचुएशन जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, सेकेंड सिचुएशन जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है. अच्छा, क्या n का वैल्यू 0 हो सकता है? क्या n का वैल्यू 0 हो सकता है? आइए इसे देखते हैं. n का वैल्यू 0 कब होगा? देखो समझते हैं, n का वैल्यू 0 कब होगा, समझते हैं इसे. सपोज ये लिफ्ट का केबल है, और ये लिफ्ट का केबल है, और ये लिफ्ट यहाँ से बंधा हुआ है ना. ये लिफ्ट यहाँ से बंधा हुआ है. अचानक से क्या होता है, ये लिफ्ट का केबल टूट जाता है, ये कट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, एक केबल ब्रेक हो जाता है. लिफ्ट किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगा, ज़रा बताना. लिफ्ट किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगा? अब ये लिफ्ट गिरेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, मतलब इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगा. यस. अब इस लिफ्ट के अंदर जो बंदा खड़ा है, ये जो बंदा है लिफ्ट के अंदर, ठीक है, जिसका मास m है, इसको क्या फील होगा ज़रा इमेजिन करते हैं. दिस इज़ द पर्सन जिसका मास है m, इसके ऊपर वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg. क्लियर है. ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा सरफेस, ये सरफेस, और एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है. कितना है एक्सेलरेशन इसका? g है एक्सेलरेशन. इसका एक्सेलरेशन g है क्योंकि ये केबल टूट गया और ये लिफ्ट नीचे गिर रहा है. अब इसका इक्वेशन बनाते हैं. एक्सेलरेशन नीचे है मतलब mg ज़्यादा होगा, mg माइनस n इज इक्वल टू ma. ज़रा देखो, mg माइनस n इज इक्वल टू ma. अच्छा, ये a तो g के बराबर हो गया ना, क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता जा रहा है, तो एक्सेलरेशन तो g के बराबर हो गया. तो यहाँ से क्या हम ये लिख सकते हैं दैट mg, इस ma को इधर ले आएंगे, माइनस ma इज इक्वल टू n. नाउ mg माइनस m, a का वैल्यू देखो g के बराबर हो गया, mg इज इक्वल टू n. mg माइनस mg क्या हो गया?
0 इज इक्वल टू n। बच्चों n का वैल्यू 0 हो गया। इससे क्या समझते हो आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n इज इक्वल टू 0? समझो ज़रा। n इज इक्वल टू 0 का मतलब है दैट द surface contact is just about to break। ये कांटेक्ट जस्ट ख़त्म होने वाला है। मतलब तुम समझ लो ये लिफ्ट है, लिफ्ट टूट गया अचानक से, तो ये जो कांटेक्ट है धीरे धीरे दिख रहा है ना आपको, ये कांटेक्ट जस्ट टूटने वाला है। जब कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से रहेगा? इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन 0 आता है। इसका मतलब है कि द सरफेस कांटेक्ट और द कांटेक्ट बिटवीन दिस बॉय एंड दिस लिफ्ट सरफेस इज़ अबाउट टू ब्रेक। ये ब्रेक होने वाला है, कांटेक्ट टूटने वाला है, ये टूटने वाला है कांटेक्ट। इसका मतलब होता है n इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्या n नेगेटिव हो सकता है? क्या n नेगेटिव हो सकता है? इसका भी एक सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। तो अब तक हमने 3 सिचुएशन डिस्कस किया है। n इज इक्वल टू 0 भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक लास्ट सिचुएशन और डिस्कस करते हैं। क्या n नेगेटिव हो सकता है कभी? क्या देखो, यहाँ n पॉजिटिव था, यहाँ भी n पॉजिटिव आएगा। अगर वैल्यू सही रखा जाए तो जो भी वैल्यूज़ हम लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव ही लाने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं, एक नेगेटिव का केस देख लेते हैं। चलो, सपोज ये जो हमारा लिफ्ट है, इसे ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन। ये लिफ्ट अभी टूटा नहीं है, ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2g एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है। ज़रा फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखते हैं। FBD, ये नीचे की तरफ इसका वेट mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। कितना एक्सेलरेशन है बता दिया गया, एक्सेलरेशन है 2g। तो इस इंसान को अपना वेट कितना लगेगा, या फिर इसका वैल्यू क्या होगा, वेट का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? आइए देखते हैं। इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा? देखो, इक्वेशन बनेगा, क्योंकि वेट एक्सेलरेट नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये बन जाएगा mg माइनस n इज इक्वल टू ma। mg माइनस n इज इक्वल टू m। ज़रा इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू 2g। 2g कहाँ से आया? ये इसका एक्सेलरेशन है लिफ्ट का, जिस एक्सेलरेशन के साथ ये लिफ्ट नीचे आ रही है, m इंटू 2g। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम ये लिख सकते हैं क्या, mg माइनस ट्वाइस ऑफ mg, माइनस ट्वाइस ऑफ mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन n। इस इक्वेशन को फिर से हम इस तरह लिख सकते हैं क्या? मतलब ये हुआ कि माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू n। अच्छा, n का वैल्यू देखो, n इज़ लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बच्चों ये है कि ज़रा इसको सोचो। इसका मतलब ये है कि ये जो इंसान है, ये इंसान एक्सेलरेशन a से ही गिरेगा। इसके अंदर है ना, ये इसके अंदर है, ये एक्सेलरेशन g से ही गिरेगा। सॉरी, a नहीं, g से, इसका एक्सेलरेशन g ही रहेगा। लेकिन ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट एक्सेलरेशन 2g से नीचे आएगा, और ये बंदा है धीरे धीरे गिरेगा, और इसका एक्सेलरेशन 2g है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2g ये है। ये जो इंसान है, ये ब्लैक मार्कर, और ये लिफ्ट है। ये लिफ्ट आ करके इसके सर पे लगेगा भड़ाम से। सो यहाँ पे n लेस देन 0 आ गया, मतलब n का वैल्यू अगर हम देखें तो नेगेटिव आ गया। बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है? n नेगेटिव हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो कंडीशन डिस्कस किया गया है ना, n इज इक्वल टू 0, जब एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g हो जाएगा तब ये सिचुएशन आएगा, n इज इक्वल टू 0। मतलब ये तब का सिचुएशन है जब कॉन्टैक्ट जस्ट ब्रेक होने वाला है। इसे हम वेटलेसनेस का भी कंडीशन कहते हैं। दिस इज वेटलेसनेस। ऑब्जेक्ट को ऐसा लगेगा जैसे वो हवा में तैर रहा है। n इज इक्वल टू 0, जब n इज इक्वल टू 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट को ऐसा लगेगा वो हवा में तैर रहा है, वो बिल्कुल लिफ्ट के साथ फ्री फॉल करेगा, बिल्कुल फ्री फॉल। और फ्री फॉल कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऊपर से नीचे गिरे। मतलब अगर एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाए तब n इज इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। अब इन सारे चारों कंडीशंस को डिस्कस करने के बाद, लिफ्ट का चारों कंडीशन को डिस्कस करने के बाद, 3 से 4 क्वेश्चंस हैं मेरे पास। वो 3 से 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे, और देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ हैं। मल्टीपल चॉइस को नहीं क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसका आंसर हम खुद यहाँ पे निकालेंगे। चलो कर लेते हैं वो क्वेश्चंस, और ये ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। Okay, let's try to solve these 4 questions. The first question, here it goes. A weighing machine records 35 kg when a boy stands on it. Okay, the reaction of the machine on the boy is,
देखो इसी क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा था आपको जब मैं आपको वेइंग मशीन का कंसेप्ट पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो लड़का है वो जब वेइंग मशीन पे खड़ा होता है तो 35 kg का रिकॉर्ड मतलब वो जो वेइंग मशीन है वो 35 kg रीड करता है। ओके जब वो उस पर खड़ा होता है, द रिएक्शन ऑफ द मशीन ऑन द बॉय, मशीन बॉय को कितना रिएक्शन दे पाएगा, ऑफर कितना कर पाएगा। तो मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन ही तो वेट होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 35 kg फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन ही वेट दिखाता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट नहीं दिखाता। चलो सेकंड क्वेश्चन, द अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन ऑफ मास m इन एन एलिवेटर इज 2 mg। ओके, द एलिवेटर इज मूविंग, आपको बताना इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। अप विथ a इज इक्वल टू g/2, अप विथ a इज इक्वल टू g, up with a is equal to 2g and down with a is equal to g. a is the acceleration. Now apparent weight क्या होता है? apparent weight वही होता है जो मैंने आपको बताया था, जो महसूस होगा उसको। जैसे अगर मैं लिफ्ट में चला जाऊँ, एलिवेटर में चला जाऊँ और लिफ्ट अचानक से नीचे की तरफ आ रहा है या लिफ्ट नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, तो मुझे लगेगा कि मेरा वेट थोड़ा कम हो गया है। और लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुझे ऐसा लगेगा मेरा वेट ज़्यादा हो गया है, ठीक है। दैट इज़ apparent, जो महसूस होता है हमें, जो वेट हमें फील हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज apparent weight। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो चलो इसका वीडियो बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये रहा लिफ्ट के ऊपर, द अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन ऑफ मास m, दिस पर्सन इज ऑफ मास m इन एन एलिवेटर इज 2 mg। इसे 2 mg का वेट महसूस हो रहा है। आपको बताना है ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि किस एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर या नीचे जा रहा है। तो हमें दो सिचुएशन करना पड़ेगा। केस 1 में हम ले लेते हैं कि ये लिफ्ट, मान लेते हैं ये लिफ्ट नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a, ठीक है, विथ एन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी भी चेक करना है, a इज इक्वल टू 2g चेक करना है, a इज इक्वल टू g/2 चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एलिवेटर का अपरेंट वेट 2 mg है, तो हम सोच लेते हैं कि m तो उसका मास हो गया, 2g रख कर देखते हैं एक्सेलरेशन, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 2g रख कर देखते हैं क्या होता है, देख लेंगे। चलो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल 2g के साथ लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है। देख लेते हैं इसका अपरेंट वेट क्या है। अपरेंट वेट मतलब आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, और इसका FVD बनाते हैं। दिस इज द मास m, नीचे की तरफ इसका वेट mg, ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन इज इक्वल 2g। पहले ये सिचुएशन हम चेक कर रहे हैं, इस सिचुएशन को हम चेक कर रहे हैं बनाकर। अगर ये सिचुएशन गलत आएगा फिर आगे का सिचुएशन सॉल्व करेंगे। चलो कंडीशन ये है, तो इसमें F नेट हो जाएगा mg माइनस n इज इक्वल टू ma। चलो हमें ये निकालना है n इज़ द अपरेंट वेट, जो नॉर्मल रिएक्शन है वही आपका अपरेंट वेट होगा। मतलब ये हो जाएगा mg माइनस ma इज इक्वल टू n। और वैल्यू पुट करते हैं a का, mg माइनस a का वैल्यू हम यहाँ पे 2g है, 2g पुट करते हैं, m इंटू 2g इज इक्वल टू n। कितना बोल रहा है, अपरेंट वेट 2 mg से महसूस होता है, तो देख लेते हैं 2 mg महसूस हो रहा है कि नहीं। n इज इक्वल टू यह आ जाएगा mg माइनस 2 mg इज इक्वल टू n। कितना हो गया ये, माइनस mg हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, सॉरी ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, अप विथ एन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी, ये ठीक है। डाउनवर्ड तो नहीं होगा, डाउनवर्ड a इज इक्वल टू जी में नहीं होगा, ठीक है। ऊपर का आप चेक कर लेते हैं। अगर ये एक्सेलरेशन ऊपर लगा दिया जाए, अगर एक्सेलरेशन ऊपर हो जाए तो n माइनस mg लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे n माइनस mg। चलो यहाँ पे चेक करते हैं, तो n का वैल्यू आ जाएगा mg प्लस ma, n का वैल्यू आ जाएगा mg, n माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब यहाँ देखो n इज इक्वल टू mg प्लस पहले ये सिचुएशन ले रहे हैं ना, mg प्लस m इंटू a का वैल्यू 2g, तो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है 3 mg। कितना बोला जा रहा है यहाँ पे, अपरेंट वेट इसे महसूस होगा 3 mg, लेकिन हमें चाहिए 2 mg। 2 mg लाने के लिए अगर हम इस 2g को g कर दें तो आएगा। देखो अब ये तो गलत हो गया, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में एक्सेलरेशन a को g रखते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, अप विथ a इज इक्वल टू जी, a इज इक्वल टू जी। ये ऑप्शन पुट करके देखते हैं, a इज इक्वल टू जी में यहाँ पे 2 हटा दो, mg हो जाएगा। अब यहाँ पे mg प्लस mg 2 mg, देखो ये हो गया अपरेंट वेट।
यही ना है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट है 2 mg। कब आया 2 mg? जब ये एलिवेटर ऊपर जा रहा था विथ एन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका ये। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस को सिचुएशन बनाकर देख लेना, जो ऑप्शन में बैठ रहा है ये कंडीशन वो ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इसको खुद से ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 भी खुद से ट्राई करेंगे। चलो हो गया, पॉज करके ट्राई कर लो पहले, फिर सॉल्यूशन देखना। ओके चलो सॉल्यूशन देखो इसका। अ मंकी इज एक्सेलरेटिंग अप अ स्ट्रिंग। ओके, गिवन है अ मंकी, ये है स्ट्रिंग, एक मंकी है जो इस स्ट्रिंग पे एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ। एक्सेलरेटिंग अ स्ट्रिंग, मंकी इज एक्सेलरेटिंग डाउन अ स्ट्रिंग, सॉरी ये नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन अ स्ट्रिंग, नीचे जा रहा है, उतर रहा है स्ट्रिंग से। हुज ब्रेकिंग फोर्स इज 2/3 ऑफ हिज वेट। मंकी का मास हम मान लेते हैं, इसका मास है m। बोला जा रहा है इसका ब्रेकिंग फोर्स, ये जो ब्रेकिंग फोर्स है ये गिवन है, ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू, ब्रेकिंग फोर्स इज 2/3 ऑफ हिज वेट, 2/3 ऑफ द वेट ऑफ द मंकी, मंकी का वेट के बराबर। ठीक है, द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी शुड बी, मंकी का मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहले इसका एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी देखो, ये रहा मंकी जिसका मास हम मान लेते हैं खुद से m है, नीचे की तरफ इसका वेट mg। ठीक है, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है a, ये हमें फाइंड करना है। और बोला जा रहा है कि ये स्ट्रिंग का ब्रेकिंग फोर्स है 2/3 ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। मंकी का वेट है mg, तो 2/3 इंटू mg हो जाएगा ब्रेकिंग फोर्स इसका। अच्छा, ये ब्रेकिंग फोर्स होता है क्या है, टेंशन, जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है वही तो ब्रेकिंग फोर्स होता है। देखो मंकी नीचे की तरफ आ रहा है, इक्वेशन बनाएंगे, mg माइनस टी इज इक्वल टू m a, ये a हमें फाइंड करना है, mg माइनस टी इज़ द टेंशन, कितना मैक्सिमम टेंशन ये झेल पाएगा, 2/3 mg, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमें गिवन था। तो 2/3 mg इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से अगर हम देखें m कॉमन आ जाएगा, m से m कट जाएगा, यह आ जाएगा g माइनस 2/3 g इज इक्वल टू a। ज़रा देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, g दैट इज़ 3g माइनस 2g डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू a। यह आ जाएगा 3g माइनस 2g, इधर बनाते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3g माइनस 2g दैट इज़ g डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है 3, सॉरी ये एलसीएम यहाँ पे आएगा, 3g डिवाइडेड बाई 3g इज इक्वल टू a। g से g कट गया तो एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन आ गया 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा। लेट मी चेक द आंसर। यस, आंसर इज करेक्ट, 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है, मंकी के प्लेस से बस एक स्टोन बांध दिया गया है। ट्राई करेंगे खुद से पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4, Question number 4. A stone is accelerated upward by a cord whose breaking strength is. A stone is accelerated upward. यहाँ पे एक स्टोन है, सपोज ये स्टोन है, इसे यहाँ पे बांध दिया गया है, इसे ऊपर एक्सेलरेट कराया जा रहा है। Whose breaking strength is 3 times the weight. अब तो समझ गए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, इसका टेंशन 3 times the weight. 3 times the weight of the stone. The maximum acceleration with which the stone can be moved up without breaking the cord is. चलो इस स्टोन का मास हम m मान लेते हैं, इसका एफबीडी बना लेते हैं। नीचे की तरफ इसका वेट mg, ठीक है, ऊपर की तरफ टेंशन t, एक्सेलरेट किधर कर रहा है, ऊपर की तरफ। इक्वेशन बनाएंगे, t माइनस mg इज इक्वल टू ma। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग कॉर्ड, दैट मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए विदाउट ब्रेकिंग द कॉर्ड, ऊपर चला जाइए। टी का वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ द वेट, तो 3 टाइम्स ऑफ द वेट हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ mg, 3 टाइम्स ऑफ mg माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे देखो 3 टाइम्स ऑफ mg 3mg माइनस mg 2mg इज इक्वल टू ma। m से m कट गया, मतलब एक्सेलरेशन होना चाहिए 2g के बराबर। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये होना चाहिए, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट इज़ 2g। ओके, सही आंसर आया।
तो ठीक है, ख़त्म करते हैं ये लेक्चर को। ये लेक्चर फिर से बहुत लंबा बन गया है, कोई बात नहीं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किया है हमने यहाँ पे। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस बन पाता था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से विथ FBD और ब्लॉक प्रॉब्लम्स एंड साथ ही साथ पुली प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक तीनों लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आने वाले लेक्चर में, दैट मीन्स इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ हम कुछ क्वेश्चंस लाएंगे जो तीनों लॉज को मिला करके होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी रहेगा उसमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी रहेगा, और उसी के साथ आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ सीरीज़ जिसमें जस्ट अ सेकंड, सीरीज़ जिसमें एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस आपको मिले, वीडियो लेक्चर के थ्रू एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी शुरू करना है। तो ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।